पहले की बात है। दंभकासुर नाम का एक राक्षस था जो जवान और सुंदर औरतों का अपहरण करके राज्यों में आतंक मचाता था। वह उनके साथ खेलता था और जब ऊब जाता था तो उनकी जान ले लेता था। कोई भी राजा या योद्धा उसे हरा नहीं पाता था, क्योंकि उसे देवताओं से वरदान मिला था। उसे बल से नहीं बल्कि बुद्धि से ही मारा जा सकता था। जो कोई भी उसे बलपूर्वक हराने की कोशिश करता वह पत्थर का बन जाता। उसकी मृत्यु का रहस्य उसकी 7 गुत्थियों या 7 सवालों में छिपा था, लेकिन यह रहस्य किसी को नहीं पता था। परिणाम स्वरूप कई बहादुर आत्माएं जिन्होंने उसके बुरे कामों को रोकने की कोशिश की, पत्थर बन गई। दंभकासुर के प्रकोप का डर दूर दूर तक फैल गया और कोई भी उससे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वह छलक ही जाता है। एक दिन दंभकासुर ने अपना ध्यान उज्जैन की ओर मोड़ा, जो महान राजा विक्रमादित्य के अधीन एक समृद्ध शहर था। राजा विक्रमादित्य न केवल शक्तिशाली थे बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी थे। हर कौशल में निपुण थे। उज्जैन में एक धनी व्यापारी रहता था जिसके 2 बेटे थे, बड़ा महेंद्र और छोटा लखन। महेंद्र का विवाह हो चुका था, लेकिन व्यापारी लखन का विवाह तय कर पाता उससे पहले ही उसका निधन हो गया। उनके व्यवसाय और व्यापार की जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आ गई, जिन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगा दिया। हर शाम जब भाई घर लौटते तो महेंद्र की पत्नी अपने पति को दाहिने हाथ से पानी का लौटा देती और अपने देवर लखन को बाएं हाथ से। एक दिन लखन ने सोचा कि उसकी भाभी उसे हमेशा बाएं हाथ से पानी क्यों देती है। उसने तय किया कि वह अगली शाम उसके दाहिने हाथ से पीने की कोशिश करेगा। तो जब वे लौटे, लखन ने महेंद्र की जगह ले ली, जहां उसका बड़ा भाई आमतौर पर खड़ा होता था। जब लखन की भाभी पानी देने आई तो उसने बड़ी शालीनता से अपने हाथ बदले, फिर भी अपने पति को दाहिने हाथ से लौटा दिया और लखन को बाएं हाथ से। यह देखकर लखन ने पूछा, भाभी, आज मैंने भैया की जगह खड़े होकर आपके दाहिने हाथ से पानी पीने की कोशिश की, फिर भी आपने मुझे बाएं हाथ से ही दिया। आपने ऐसा क्यों किया? उसकी भाभी ने जवाब दिया, अगर आप दाहिने हाथ से पानी पीना चाहते हैं तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो आपको अपने दाहिने हाथ से पानी दे। लखन को उसकी बातें बहुत चुभ गईं। बिना पानी पिए उसने लोटा लौटा दिया और घोषणा की, लो, यह तुम्हारा पानी। मैं अब जा रहा हूँ और मैं तभी लौटूंगा जब मुझे कोई ऐसा मिल जाएगा जो मुझे दाहिने हाथ से पानी दे, अन्यथा तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देखोगी। वह तुरंत मुड़ा और चला गया। महेंद्र ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लखन अडिग था। नहीं भैया, उसने जोर दिया, मैं तभी लौटूंगा जब मुझे एक योग्य पत्नी मिल जाएगी। यह कहकर वह घर छोड़कर चला गया। लखन दूर यात्रा करता रहा। अंततः कांचीपुरम शहर पहुंचा, जिस पर धर्मपरायण राजा चंद्रसेन का शासन था। उसके पूरे राज्य में अमन चैन था, फिर भी राजा चंद्रसेन हमेशा दुखी रहते थे। उनका दुख उनकी युवा बेटी चंद्रकला के गिरते स्वास्थ्य के कारण था। हालांकि चंद्रकला अत्यंत सुंदर थी, लेकिन वह एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त थी, जिससे वह लगातार अचेत अवस्था में रहती थी। राजा ने कई चिकित्सकों और हकीमों को अपनी बेटी का इलाज करने के लिए लगाया था, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा था और न ही उसकी बीमारी का निदान कर पा रहा था। राजा को हमेशा अपनी बेटी के भाग्य की चिंता सताती रहती थी। जब सभी उपचार और प्रार्थनाएं राजकुमारी चंद्रकला की मदद करने में विफल रहीं, तो राजा ने अपने राज्य में एक घोषणा करवाई, जो कोई भी मेरी बेटी को ठीक करेगा वह उससे विवाह करेगा और मेरे आधे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। जब लखन राजधानी पहुंचा तो उसने देखा कि हर कोई राजकुमारी की चर्चा कर रहा था। राज्य का हर व्यक्ति राजा की घोषणा और राजकुमारी की बीमारी के बारे में बात कर रहा था। जब लखन ने इस बारे में एक व्यक्ति से पूछा तो उस व्यक्ति ने राजकुमारी की बीमारी से लेकर राजा की घोषणा तक की पूरी कहानी लखन को बताई। लखन थोड़ी देर वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर गहरे विचार में वह शाही महल की ओर चल पड़ा। सबकी जानकारी के बिना राजकुमारी के पेट में एक 7 फुट लंबा जीवित सर्प रहता था, जो उसे नियंत्रित करता था।
रात में वह कुछ देर के लिए उसके मुंह से निकलता, जंगल में जाता और सुबह होने से पहले फिर से उसके अंदर चला जाता। राजकुमारी चंद्रकला को अपने अंदर रहने वाले सर्प के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वह पूरी तरह से उसके वश में थी। महल में किसी को भी यह पता नहीं था कि राजकुमारी के अंदर 1-7 फुट लंबा सांप रहता है। हर कोई मानता था कि वह किसी रहस्यमय बीमारी से ग्रस्त है, जिसके कारण वह अचेत रहती है। यहाँ तक कि सबसे कुशल चिकित्सक और हकीम भी सच्चाई का पता नहीं लगा पाए थे। कहानी का अगला अध्याय भी बहुत जल्द आने वाला है। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।